हाँ जी, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है, मतलब विद्युत प्रतिरोध जो होता है, वो तो होता है आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा। आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा। तो ये फिर ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये जो लिखा हुआ है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या है फिर? तो ये समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो, ये सेल का मैंने एक संरचनात्मक चित्र बनाया है, जिसमें ये कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ रहता है। और आप जानते होंगे कि विद्युत अपघट्य वह होता है जो आयनों में टूटता है। इसके बीच में दो धातुओं की छड़ें लगी रहती है, एक पर धनात्मक होता है, एक पर ऋणात्मक होता है। धनात्मक वाले को एनोड कहा जाता है और ऋणात्मक वाले को कैथोड कहा जाता है। अब ये बनकर तैयार है सेल, ये सेल है, ये क्या है? ये सेल। और अब इस सेल से अगर विद्युत धारा अगर किसी बाह्य प्रतिरोध को दिया जाएगा, जैसे मान लो यहां से हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, कैपिटल आर जोड़ दिया, तो इस प्रतिरोध और प्रतिरोध के रूप में या तो बल्ब हो सकता है, मान लीजिए बल्ब को जलाना है अपने को, तो इस सेल से विद्युत धारा जाएगी और विद्युत धारा जो जाती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। जानते हैं ना अपन ये बात, तो धन से ऋण की ओर जाती है, तो विद्युत धारा धन से ऋण की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन यही विद्युत धारा जो है आई, ये सेल के अंदर भी जाएगी, सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर जो जाएगी वो ऋण से धन टर्मिनल की ओर जाएगी। देखो दोबारा देखो, विद्युत धारा इस बाह्य प्रतिरोध, मतलब सेल से जब विद्युत धारा ली जाती है, मतलब किसी बाह्य प्रतिरोध को विद्युत धारा दी जा रही है, तो विद्युत धारा धन से ऋण की ओर जाएगी, मतलब एनोड से कैथोड की ओर जाएगी। लेकिन यही विद्युत धारा को एक कंप्लीट पथ करना होता है, संपूर्ण पथ तय करना पड़ता है, पूरा पथ होना चाहिए। तो यहाँ बीच में जो एक गैप आ रहा है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, तो इसके अंदर भी विद्युत धारा बहती है और वो विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर बहेगी। अब सेल के भीतर, सेल के भीतर जो विद्युत धारा बहेगी, ध्यान सुनो, सेल के भीतर विद्युत धारा जो बहेगी वो बहेगी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, और सेल के बाहर जो बह रही है वो प्लस से माइनस की ओर बह रही है। अब विद्युत धारा सेल के अंदर जो बह रही है वो विद्युत अपघट्य में से होकर जा रही है, विद्युत अपघट्य में से होकर जा रही है। और विद्युत अपघट्य आयनों में टूटते हैं, किस में टूटते हैं? आयनों में। तो आयन हो गए इसके अंदर, जैसे कि मान लो इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, जिंक सल्फेट भरा हुआ है ना, ठीक है, तो ये टूटेगा किसमें? Zn+2 में, SO4-2 में। तो Zn+2 तो क्या करेगा, वो तो इस तरफ गति करेगा, और जो SO4-2 है वो इस तरफ गति करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आयन है वो गति करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? गति करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस तरफ गति होगी। तो इसमें जो इनके कारण जो विद्युत धारा बहेगी, मतलब आयनों के कारण विद्युत धारा एक कंप्लीट पथ बनाएगी। तो आयन जो गति करेंगे, आयन जो क्या करेंगे? गति करेंगे, मतलब आयन इधर से इधर भाग रहे हैं। अब इनमें टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी। मतलब इसी के अंदर, विद्युत अपघट्य के अंदर, सेल के भीतर बाधा या फिर रुकावट उत्पन्न होगी, रुकावट उत्पन्न होगी। और इसी बाधा या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। आंतरिक शब्द क्यों काम में लिया? क्योंकि ये जो घटना हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, इसीलिए इसको बोला गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, अलग है, तो इसको अलग सिंबल से दर्शाया जाता है, और वह है स्मॉल आर, वह है स्मॉल आर। जैसे विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है स्मॉल आर से। किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल आर से। तो हमने क्या जाना कि जब सेल से क्या ली जाती है? विद्युत धारा ली जाती है, तो सेल के अंदर आयनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। सेल के प्रभाव में बाधा उत्पन्न
होती है। इस बाधा या रुकावट को किसका, सेल का क्या बोला जाता है, बोलो क्या बोला जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, इसे दूसरी लाइन में आप लिख सकते हो, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। क्या हो गई, परिभाषा हो गई। मतलब जो विद्युत अपघट्टे के अंदर जो विद्युत धारा बहेगी, इसमें रुकावट उत्पन्न होगी आयनों के कारण, और उसी बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाएगा। इसी वजह से जो सेल हम लेकर आते हैं और उसको जब अपन किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है। उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, कम। मतलब कहने का मतलब, जैसे अभी ये सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है ना, ध्यान देना, अभी ये सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस सेल का जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ कहलाता है, उसको अपन ई से डिनोट करते हैं। और जैसे आपने बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में विद्युत जो विभवांतर आएगा उसको बोला जाएगा टर्मिनल विभवांतर। तो वो कम हो जाता है। जब सेल से विद्युत धारा लेने लग जाते हैं तब विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध आता है कि विद्युत वाहक बल तो वैसे ज्यादा ही होता है और ये कम होने लग जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल और ये संबंध होता है। विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल विभवांतर से क्या होगा, ज्यादा। कब, जब अपन सेल से विद्युत धारा लेंगे, मतलब उसको डिस्चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, निरावेशित करेंगे। क्या करेंगे, निरावेशित करेंगे। आ गया होगा समझ में, है ना, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब बात ये आती है कि ये आर की निर्भरता क्या क्या है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये आर की निर्भरता किस किस बात पर निर्भर करेगा। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लो कि आर जो है समानुपाती हो जाएगा CID/80, CID/80। ये क्या है सर, CID/80 क्या है, तो देखो यहाँ जो C है, ये जो C है, C इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता। अब सांद्रता किसकी, ये विद्युत अपघट्टे की। अगर ये विद्युत अपघट्टे जो लिया गया है, अगर ये सांद्र है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, सांद्रता है, तो आयन भी ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा बाधा आएगी, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर C बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी, तो R भी बढ़ेगा। और अगर इसमें से बहने वाली धारा, यानी यहाँ पर जो I आ रहा है, अगर वो भी बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। D क्या होगा, D होगा ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो है इनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। D जो होगा इलेक्ट्रोडों के, इसको तो मिटा देता हूं मैं, है ना, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी। ए क्या होगा, ए होगा जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए रहेंगे वो क्षेत्रफल, है ना, अपघट्टे में जो डूबे हों, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो कि विद्युत अपघट्टे में डूबे हैं। टी होगा तापमान, टी क्या होगा, तापमान होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर इन बातों पर निर्भर करता है। मतलब अगर क्षेत्र इलेक्ट्रोड ज्यादा डूबा हुआ है तो आर का मान कम हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो भी आर का मान, मतलब इसमें संबंध दिया हुआ है, ये आर समानुपाती CID/80 होता है। तो ये है विद्युत अपघट्टे की निर्भरता, इन बातों पर निर्भर करेगा। और ये हो गई परिभाषा। तो आपको समझ में आ गया होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है, उसका सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट जरूर देके जाना। ओके, थैंक यू।